नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे पेपर वन का पार्ट 2। ये अनुसंधान का पार्ट 2 है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे अनुसंधान या शोध के चरण। साथ में हम इसके देखेंगे पिछले वर्षों के प्रश्न उत्तर कि अनुसंधान शोध में से के चरण में से कौन कौन से प्रश्न उत्तर आए थे। ये रिसर्च में से या अनुसंधान में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा। आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा, ऐप प्ले स्टोर में जाके वहाँ पे आपको जाके हमारा चैनल जो है ज्वाइन करना होगा। अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो इसके बाद आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी, तो ये पेपर वन का फुल कोर्स इसमें आपको मिल जाएगा, फुली अपडेटेड मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पेपर वन का PDF चाहिए, उसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। विदाउट मैथ और रीजनिंग की इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बस आपको यही मटेरियल फॉलो करना है, आपका पेपर वन आराम से हो जाएगा। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, हम टेलीग्राम जो ग्रुप भी बना रहे हैं, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है 200 रुपीज़, जिसमें आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, साथ में PDF भी मिलेगा। ये 10 मार्च से स्टार्ट होगा। आपको हमें इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको इसके ऊपर हमें अपना फुल एड्रेस सेंड करना है, तो बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, हम आज शुरू करेंगे अनुसंधान के चरण या शोध के चरण। अनुसंधान या शोध एक ही बात है, यानी कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो फ्रेंड देखिए कि हमने कल किया था अनुसंधान का अर्थ, उद्देश्य तथा विशेषताएं। आज हम करेंगे अनुसंधान के चरण। तो पहला चरण है निरूपण। तो देखिए फ्रेंड्स, निरूपण में क्या आएगा? शोध विषय की शोध समस्या, पहला कदम या शोध यात्रा है। देखिए, सबसे पहले बात क्या आती है कि हम शोध विषय जो है उसकी जो शोध समस्या है पहले वो चुने। यानी कि अगर हम किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं या अनुसंधान या शोध करने जा रहे हैं, तो पहले हमें एक ऐसा विषय चुनना होगा, एक किसी विषय का एक समस्या चुनना होगा। यानी कि हमारा पहला कदम क्या होगा कि हम कोई विषय चुने, उसकी समस्या को चुने, फिर हम रिसर्च को कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात यही आती है कि अगर हम शोध करना चाहते हैं तो हमें पहले कोई समस्या लेनी पड़ेगी किसी विषय की। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला कदम ये हो गया, वरिष्ठ या अध्ययन या पिछले शोध कार्य के साथ चर्चा करने के बाद, ताकि अस्पष्टता से बचा जा सके। विषय के उचित चयन और समझ से कार्य आसान और सुगम हो जाता है। देखिए, इसमें क्या होगा, जो अध्ययन या जो देखिए, अगर किसी चीज़ के ऊपर अनुसंधान या शोध करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके बारे में पहले चर्चा करनी ज़रूरी है, क्योंकि ताकि जो अस्पष्टता है, यानी कि अगर हम किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे हैं, किसी समस्या का हल ढूंढने के लिए कोई अनुसंधान या शोध करने जा रहे हैं, उसमें कोई अस्पष्टता ना रह जाए, इसलिए क्या होता है कि उसका पहले डिस्कस किया जाता है किससे? जो वरिष्ठ हो। ठीक है फ्रेंड्स। या जो पिछले शोध कार्य जो हो चुके हैं उसको ध्यानपूर्वक देखा जाता है, कि ताकि जो शोध है वो आसानी से हो जाए। तो ये होगा निरूपण। तो नेक्स्ट स्टेप है विकासशील अनुसंधान प्रस्ताव। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या होता है, चयन, निर्माण और अनुसंधान समस्या को समझने के बाद अगला कदम जांच की एक योजना विकसित करना है, जिसे अनुसंधान प्रस्ताव कहा जाता है। यानी कि जब हमने कोई टॉपिक ले लिया, कोई विषय चुन लिया, उसकी समस्या को देख लिया कि हमें इसके ऊपर अब शोध करना है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है चयन करने का, निर्माण करने का, कि उसको चीज़ को हम क्रमबद्ध तरीके से कैसे कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, एक योजना विकसित की जाती है जिसमें शोध की समस्या को देखा जाता है। तो तीसरा स्टेप है कार्य का विकास। तो फ्रेंड्स देखिए, कार्य का विकास क्या है? परिकल्पना शोध विषय की समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में एक धारणा है। यह विशिष्ट और सीमित क्षेत्र को कवर करता है, जिसे नमूनाकरण कहा जाता है। देखिए, परिकल्पना शोध विषय की समस्या के विभिन्न पहलुओं, इसमें क्या होगा कि जो हमारा हाइपोथेसिस है, जो हमारी परिकल्पना है, अब हमने कोई शोध का विषय चुन लिया है, अब उसमें समस्या है, उसको हम
अपनी परिकल्पना से, उसको हम अपने हाइपोथेसिस से, अपनी परिकल्पना से विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे। तो इसमें हमें सैम्पलिंग, जिसे हिंदी में नमूनाकरण कहा जाता है, वो भी इसमें आता है। नमूनाकरण को जनसंख्या के छोटे और उप समूह के रूप में परिभाषित किया जा गया है। यहाँ पे जनसंख्या का क्या मतलब है, इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन। यहाँ पे इसका ये मतलब है कि आपके पास टोटल डाटा कितना है, उसे कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स। परिकल्पना विद्वानों का मार्गदर्शन करती है और अध्ययन के पैरामीटर को परिभाषित करती है। देखिए, जो हम हाइपोथेसिस है, जो परिकल्पना होती है, वो विद्वानों का मार्गदर्शन करती है। ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी शोध करना हो, कोई विषय से संबंधित कोई समस्या हो, कुछ भी करना हो, अगर शोध करने जा रहे हैं तो परिकल्पना का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मार्गदर्शक करता है। नेक्स्ट है अनुसंधान डिज़ाइन तैयार करना। देखिए, अब बारी आती है अनुसंधान डिज़ाइन तैयार करने की, कि जो हम शोध करने जा रहे हैं उसको कैसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि उसका डिज़ाइन कैसे करना है, कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे यही है कि जो अनुसंधान डिज़ाइन तैयार करना है, ठीक है, जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं, जो शोध करने जा रहे हैं, उसका डिज़ाइन तैयार करना है। देखिए, इसमें क्या होगा, सही और उचित जानकारी, यानी कि ऐसा डिज़ाइन तैयार, ऐसे रिसर्च तैयार करना है जिसमें सही और उचित जानकारी दी गई हो। विद्वान विद्वान की उपलब्धता और कौशल, इसमें जो रिसर्चर है, जो स्कॉलर है, उसका जो कौशल है, वो अपने कौशल के, अपने स्किल के हिसाब से कैसे उस चीज़ को आसानी से करवा पाता है या ढूंढ पाता है, उसका ये भी इसमें होना चाहिए। शोध विषय की व्याख्या और निष्कर्ष। देखिए, शोध विषय की पूरी व्याख्या होनी चाहिए कि कैसे कैसे, किस हिसाब से ये चीज़ तैयार की गई है और किस नतीजे पे, निष्कर्ष पे पहुँचे हैं, ये उसमें स्पष्ट रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट है लागत कारक, कि क्या क्या कॉस्ट फैक्टर रहा, क्या क्या खर्चा आया, समय का कारक, कितना समय लगा किसी रिसर्च को करने में, ये किस में आता है, ये आता है अनुसंधान डिज़ाइन तैयार करने में। नेक्स्ट है डाटा का संग्रह। देखिए फ्रेंड्स, जो डाटा है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक डाटा, एक होता है द्वितीयक डाटा। प्राथमिक डाटा क्या है, इसे नए प्रयोग, सर्वेक्षण, समूह चर्चा, प्रश्नावली आदि के माध्यम से एकत्रित किया जा सकता है। प्राथमिक डाटा कौन सा डाटा है फ्रेंड्स, जिसमें सामूहिक चर्चा होती है, जिसमें प्रश्नावली होती है, जैसे सर्वेक्षण होता है, सर्वे वगैरह, ये होता है प्राथमिक डाटा। ठीक है। तो द्वितीयक डाटा क्या है, जो पहले से ही किसी और के द्वारा एकत्रित किए गए हों और जो पहले से ही सांख्यिकी प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। यानी कि प्राथमिक डाटा कौन सा है, जो आपका अपना डाटा है। द्वितीयक डाटा कौन सा है, जो किसी के द्वारा पहले ही किया जा चुका है। अब जैसे बुक्स वगैरह होगी, अखबार वगैरह होगी, तो वो क्या हो गया, वो हो गया द्वितीयक डाटा। तो निष्पादन अनुसंधान परियोजना। देखिए, परियोजना का कार्यान्वयन या निष्पादन अनुसंधान प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। विद्वान का मानना है कि अनुसंधान परियोजना को एक व्यवस्थित तरीके से निष्पादित किया जाता है, ताकि परियोजना आगे से पीड़ित ना हो। देखिए फ्रेंड्स, निष्पादन अनुसंधान परियोजना क्या है, कि एक ऐसी परियोजना तैयार करना कि जिसमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। आप देखिए कि कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो परियोजना ऐसी होनी चाहिए, ऐसी योजना बनाई जानी चाहिए कि वो आसानी से चल पाए, एक व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए, स्ट्रक्चर वाइज होनी चाहिए, कि उसमें ताकि कोई प्रॉब्लम आगे ना आ सके। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जिस विषय के ऊपर शोध किया जा रहा है उसको व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। नेक्स्ट है डेटा का विश्लेषण। देखिए, आंकड़ों के संग्रह के बाद इसे ठीक से व्यवस्थित किया जाना चाहिए और विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। देखिए, जब आपके पास आंकड़े आ चुके हैं, जब आपने कोई टॉपिक चुन लिया है, अगर आपको उसके ऊपर अब डाटा के ऊपर आपको रखना है, तो आपको उसको व्यवस्थित ढंग से रखना पड़ेगा। आपको उसको विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। देखिए, जो जनगणना होती है, जनगणना में क्या होता है कि जैसे बच्चे, बुज़ुर्ग, बूढ़े, महिलाएं, जवान, है ना, ये सारे क्या है, इनको अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अप्रासंगिक डाटा को अलग किया जाना चाहिए, प्रासंगिक डाटा को प्रतीकों में कोडित किया जाता है ताकि इसे सारणीबद्ध किया जा सके। तो फ्रेंड देखिए, जो अप्रासंगिक डाटा है, जो अनइम्पॉर्टेंट है, उसको अलग कर दो। जो प्रासंगिक डाटा है, जो काम का है, उसको कोडित किया जाता है, कोड दिया जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 ABCD, ऐसे उसे सारणीबद्ध किया जाता है। सारणीकरण तकनीकी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जहां तालिका के रूप में वर्गीकृत डाटा में यस विभिन्न सांख्यिकी विधियों को लागू करके विश्लेषण के लिए मदद करता है। अब देखिए, सारणीकरण जो तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है, सारणीकरण में क्या होता है, एक सारणी बनाई जाती है जिसमें ये देखा जाता है कि जो डाटा आ चुका है
वो कैसे वर्गीकृत हुआ है। नेक्स्ट है परिकल्पना। देखिए, डाटा विद्वान के विश्लेषण के बाद, विद्वान यहाँ पे रिसर्चर है या स्कॉलर है, उसे विद्वान लिखा हुआ है यहाँ पे। डाटा विद्वान के विश्लेषण के बाद उसकी परिकल्पना का परीक्षण कर सकते हैं जो पहले से तैयार की गई थी। विभिन्न प्रकार के परीक्षण विकसित किए जाते हैं जैसे ची स्क्वायर, एफ टेस्ट, टी टेस्ट आदि। परीक्षा परिणाम ने तय किया है कि परिकल्पना को स्वीकार या अस्वीकार किया कर दिया जाना चाहिए। देखिए, परिकल्पना क्या है, अब देखिए कि रिसर्च कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी, किस आधार पर स्टार्ट हुई थी, वो देखा जाता है कि जो सोच सामने रख के जो एक शोध किया जा रहा था, क्या वाकई ही उसी सोच के तहत, क्या एक परिकल्पना के तहत क्या शोध किया गया है, उसको जांचा जाता है। जांचने का तरीका क्या है, ची स्क्वायर, एफ टेस्ट या टी टेस्ट, इसके द्वारा ये किया जाता है। तो इस नतीजे पे पहुंचा जाता है कि क्या परिणाम इसका सही रहा कि नहीं। तो नेक्स्ट है व्याख्या और अनुशंसा। देखिए, एकत्रित किए गए डाटा का विश्लेषण, सारांश, अनुसंधान उद्देश्य के साथ जोड़ा जाता है और नए सिद्धांत खोजने की व्याख्या की जाती है, नई अवधारणा सिद्धांतों की सिफारिश की जाती है। देखिए, नेक्स्ट आ गया है व्याख्या और अनुशंसा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो डाटा एकत्रित किया जाता है उसका विश्लेषण किया जाता है, यानी कि जो रिसर्च की जाती है जिस टॉपिक के ऊपर, अब उसको ब्रीफली उसका विश्लेषण होता है, उसका सारांश दिखाया जाता है, उसका उद्देश्य जोड़ा जाता है कि क्या ये वाकई ही उस हिसाब से कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आता है रिपोर्ट लेखन और रिपोर्ट लेखन और प्रस्तुति। देखिए, इसमें क्या है, अंतिम विद्वान को, या इसमें क्या है कि जो रिसर्चर है, जो स्कॉलर है, उसको एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है जो शोध के बारे में पूरी जानकारी देती है। इसे सरल भाषा और आकर्षक शैली में चार्ट, ग्राफ, चित्र के उपयोग से प्रस्तुत किया जाता है जहाँ भी आवश्यक और प्रासंगिक हो। इसमें क्या है कि फ्रेंड्स देखिए कि जो रिपोर्ट लेखन ने एंड में वो पेश की जाती है। अब जो रिसर्च की जा चुकी है उसकी रिपोर्ट लेखन बिल्कुल सरल और आसान भाषा में होनी चाहिए। उसकी जो प्रस्तुति है वो काफ़ी आकर्षक होनी चाहिए, जैसे चार्ट, ग्राफ, चित्र का उपयोग किया जाना चाहिए कि ताकि जो रिसर्च की गई है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो पाए। देखिए, इतनी मेहनत लगती है, उसको अच्छे से पेश ना किया जाए तो सब खराब हो जाएगा। इसलिए रिपोर्ट लेखन में प्रस्तुति इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। तो फ्रेंड देखिए, अब हम पिछले वर्षों के प्रश्न करेंगे कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च में से कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं। देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुक्रमिक संचालन है, ये दिसंबर 2013 में क्वेश्चन आया था। प्रश्न था कि वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुक्रमिक संचालन है, इसमें से क्या अनुक्रमिक संचालन है। देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर है ए आंसर, सह भिन्नता, सह संबंधों का उन्मूलन, सामान्यीकरण सिद्धांत। ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब सामाजिक अनुसंधान के रूप में कुछ करने की योजना है तो बेहतर है। ठीक है, जब हम सामाजिक अनुसंधान के रूप में कुछ करने की योजना बनाते हैं तो क्या बेहतर होना चाहिए। ये दिसंबर 2014 का क्वेश्चन था। तो देखिए, ऑप्शन देख लीजिए ABCD, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C, विषय पर साहित्य से परिचित हो, यानी कि जो विषय बना रहे हैं उसके ऊपर भली भांति से परिचित होना चाहिए। नीचे दी गई सूची में शोध चरण का कौन सा क्रम तर्क संगत है, ये जनवरी 2017 का क्वेश्चन था। अब बताना है कि बताइए कि शोध जो शोध चरण है वो कौन सा क्रम इसमें होना चाहिए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, आप देखिए, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पहले समस्या निर्माण, फिर परिकल्पना, एक अनुसंधान डिज़ाइन का विकास, डाटा का संग्रह, डाटा विश्लेषण, सामान्यीकरण और निष्कर्ष तैयार करना। ठीक है फ्रेंड्स आप देखिए कि अभी हमने ऊपर किया ही है कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च कौन से है। पहले समस्या होती है, एंड में होता है निष्कर्ष। अब आप देखिए कि आपको क्वेश्चन कैसे आसान बनेगा ये। अब आप देखिए 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है, जो तीसरा ऑप्शन है, वहाँ पे लिखा है निष्कर्ष पर पहुँचना, यानी कि जो हमारा ये अंतिम स्टेप होता है। अब आप देखिए कि जो दूसरा और चौथा ऑप्शन है वहाँ पे निष्कर्ष होता नहीं है। आपको ये दिमाग में रखना है कि जो रिसर्च शुरू कहाँ से होती है, समस्या से, एंड कहाँ पे होता है, निष्कर्ष पे। तो अब देखिए कि चारों ऑप्शन में से 2 और 4 में तो है ही नहीं निष्कर्ष, यानी कि ये तो बिल्कुल गलत है। अब बच्चा पहला और तीसरा, इन दोनों में से कोई एक आंसर सही होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम करने जाते हो तो आप उसमें से एलिमिनेशन मेथड बनाइए, यानी कि जो चीज़ गलत है उसको पहले निकाल दीजिए, तो सही आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन सर्च करने में चरणों का सामान्य क्रम क्या है। ठीक है, तो जनवरी 2017 का एक क्वेश्चन था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पहले
एक्शन रिसर्च में क्या होगा, पहले योजना, फिर कार्य, फिर अवलोकन, फिर परिलक्षित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये क्वेश्चन थे स्टेप्स ऑफ रिसर्च के। ये जो आगे के 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन से हैं, जो अभी हमने कल किया था ना, मेथड्स ऑफ रिसर्च हो गया, ऑब्जेक्टिव है ना, शिक्षा इनके अनुसंधान के उद्देश्य, ये उसके क्वेश्चन है। मैक्स वेबर के शोध दृष्टिकोण को समझने के लिए कि लोग प्राकृतिक सेटिंग्स में कैसे अर्थ पैदा करते हैं के रूप में पहचाना जाता है। तो ये जून 2014 का क्वेश्चन था, इसका आंसर रहेगा डी, व्याख्यात्मक प्रतिमान से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, शोध के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इनकी मेथड्स ऑफ रिसर्च, इनकी जो शोध का अर्थ है के संबंध में कौन सा कथन इसमें से सही है। ये जून 2014 का क्वेश्चन था। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर है 4, ABCD। ठीक है, इनकी पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे ऑप्शन सही हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।